हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग हम हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें मेडाइवल हिस्ट्री की कड़ी में यह एक वीडियो होगी। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि इस्लामिक इन्वेशन के पश्चात ही दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का आरंभ हम मुख्यतः महमूद गजनवी, कई लोग इसको गजनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी के आक्रमण से मुख्यतः माना जाता है। परंतु क्या आपसे अगर पूछा जाए कि इस्लामिक इन्वेशन जब हुआ तो उसमें सबसे पहला आक्रमण जो था किसके तरफ से हुआ, आप बताएंगे अरबों ने आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण अरबों की तरफ से हुआ था। अरबों की तरफ से सबसे पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था और इसने सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया था, जहां पे राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आप सीधे आ जाइए किसमें, आप गजनवी पे आ जाएंगे। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी वैसा कहा जाता है कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में उसने पेशावर के विरुद्ध किया था। द्वितीय आक्रमण जो था 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरोध में किया गया था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण आक्रमण उसने 1008 ईस्वी में किया था, जो कि नगरकोट का हमला बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्तिवाद के विरोध में किया गया यह उसका एक पहला आक्रमण था। उसके बाद उसने विष्णु जी की, चक्र स्वामीन भगवान भी जिसको कहा जाता है, कृष्ण जी हैं ये, चक्र स्वामीन भगवान जो थे उनकी आदम कद जो मूर्ति थी उसको उठवाया था तथा वह अपने देश ले गया और वहां पर उसने रंगमंच पे रखवाया, मजाक उड़ाया। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के विरोध में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी लूट में उसको लगभग 70 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी इसकी लूट में। ठीक है, अंतिम आक्रमण उसका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध में हुआ था। इस आक्रमण के पश्चात जब वह लौट रहा था तो इन जाटों ने ही उस पर हमला कर दिया था, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। दैट इज इट, खत्म। आपको अब ये जानना है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना यह है कि भीम दो, सोलंकी शासक भीम दो था, जब सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, उसी का ही शासक गौर राज्य के अंतर्गत शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, जिसने 1075 ईस्वी में मुल्तान नाम की एक जगह पर सबसे पहले हमला किया था, जो कि भारत पर किया जाने वाला तथाकथित हमला माना जाता है। ठीक है, आपको यह समझना है कि 1075 ईस्वी के पश्चात उसके और भी आक्रमण रहे। 1078 ईस्वी हम अमूमन तराइन के युद्ध याद रखते हैं, चंदावर के युद्ध याद रखते हैं, परंतु और भी इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। उसने कुल 5 युद्ध लड़े थे भारत में। पहला आक्रमण इसका था मुल्तान के लिए, दूसरी इसकी लड़ाई थी पाटन के विरुद्ध में, पाटन वही जो गुजरात का भाग है। तीसरी लड़ाई तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चौहान विजयी हुए। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में यह हुआ था, जिसपे गौरी जीता। ऐसा कहा जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। कई जगह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, जिसमें गद्दार जयचंद जो कि कन्नौज का शासक हुआ करता था वर्सेस गोरी, इसका युद्ध हुआ था। जयचंद इसमें पराजित हुआ था और इसमें मारा गया था। बस खत्म। यहां से आपका दिल्ली सल्तनत आरंभ होता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जिसको कहा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये वही व्यक्ति था जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। आपको इनका टेन्योर याद करने की जरूरत है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्लेव, देन खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। दैट्स इट। तो आप अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाइए। क्या है यहाँ पे, गुलाम वंश।
आपको ये पता है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी तथा इसका लास्ट रूलर कौन था? कई जगह आपके कैकूबाद पढ़ते हो, कई जगह पढ़ोगे शमशुद्दीन कैमूर्स, शमशुद्दीन कैमूर्स। बस ठीक। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इनका कैपिटल था लाहौर। ठीक। इसके बाद इनके मुख्य कार्य क्या थे? देखिए, इसको लाख बख्श की उपाधि से नवाजा जाता था, यानी एक बार में लाखों रुपयों का दान करने वाला। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारी अजमेर में। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर की एक विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार इत्यादि का निर्माण करता इसको माना जाता है। चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब आ जाइए आप किस पे, आप इनके अगले उस पे आ जाइए। इसका बेटा आराम शाह इसके बाद राजा बना था। आराम शाह योग्य शासक नहीं था। इसकी वजह से इल्तुतमिश जो इसका दामाद हुआ करता था, उसने इसको पदच्युत कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। इल्तुतमिश जब बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ करता था, उस समय वह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। यह इनका दामाद भी था, साथ ही साथ इनका एक गुलाम भी था। ठीक है। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बगदाद के खलीफा से बकायदे अपने पद की जो थी वह कहना चाहिए एक सील साइन मोहर करवा ली थी कि हाँ, इस तरह इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना गया। इसने सुल्तान के पद को धारण किया था क्योंकि। ठीक है। अच्छा, इसके महत्वपूर्ण कार्यों को अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य में आता है इसकी इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, इसने सारे सूबों को इक्ताओं में डिवाइड करते हुए अपना शासन किया था। दूसरी, इसने जलालुद्दीन खान नाम का एक व्यक्ति था, उसको शरण देने से मना कर दिया था क्योंकि चंगेज खां इसका पीछा करते हुए आ रहा था। ये समझ चुका था कि चंगेज खां को हराना बहुत मुश्किल है। ये एक मंगोल शासक था। कालांतर में इन्हीं की ही पीढ़ियां मुगल कहलाई, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक। और तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? तुर्कान ए चहलगानी का इसने निर्माण किया। क्या है तुर्कान ए चहलगानी? 40 तुर्की गुलाम प्रमुखों का यह समूह कहलाता था। इसके शासनकाल में अमीरों का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था। तुर्कान चहलगानी का इतना ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया था कि ये तो नृप निर्माता भी कहलाने लगे थे। ठीक। इसके पश्चात किसका नाम आता है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के समय पे इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान नाम था उनका, वह छाई रही। उनको हटाकर रजिया सुल्तान जो थी वह रानी बनी। दिल्ली सल्तनत और संपूर्ण भारत की एकमात्र महिला शासिका रजिया को माना गया है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपना वास्तविक जो कहना चाहिए उत्तराधिकारी रजिया को ही बनाया, परंतु इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। इसने लाल कपड़े पहनकर शुक्रवार के दिन न्याय की भीख मांगी थी आम जनता के सामने। आम जनता ने इसका साथ दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया। कालांतर में आप ये देखते हो कि इसने गैर तुर्की कार्य किए, जैसे कि क्या? मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमीर ए अखनूर यानी कि हाथियों के समूह का जो कहलाता है पूरा का पूरा एक टोला, उसका मुखिया बना दिया। ये एक तुर्की लोगों को पसंद नहीं आया, पहली बात ये। दूसरी बात, एक महिला होने के बावजूद भी ये टोपी और कूला नाम के वस्त्र पहनकर आती थी, जो कि अमूमन उस समय आदमी पहनते थे। चेहरा ढकने की प्रथा को इसने बंद कर दिया था।
ठीक है। अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसके आक्रमण कर दिया था। कालांतर में इसने इसी से शादी कर ली थी। आगे चलकर आप देखते हैं कि रजिया की थट्टा के निकट पे डाकुओं के द्वारा, कैथल के डाकुओं के द्वारा इसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश हम डिस्कस कर ले हैं। स्क्रीन पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपनी जो मैं समझा रही हूँ उस पर भी ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, रजिया आपकी हो गई है। रजिया के बाद आइए, नेक्स्ट था बहराम शाह। इनका कोई खास योगदान नहीं था। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये वही व्यक्ति है जो कि टोपी सिलकर जीवन यापन करता था। टोपी सिलकर जीवन यापन करने वाला एक शासक था ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है बलबन। बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। उलूग खां की उपाधि इसको इसके दामाद के द्वारा दी गई थी। नासिरुद्दीन महमूद जो कि इसका दामाद था, उलूग खां के द्वारा इसको इसकी उपाधि दी गई थी। ये अपने आप को अफरा शियाब का वंशज मानता था। अफरा शियाब का मतलब होता है क्या कि पवित्र खून, पवित्र खून हो जिसका। ठीक है। बलबन सिजदा, पैबोज और नवरोज के त्योहार को इसने प्रारंभ किया था। तुर्कान चहलगानी का इसने विनाश कर दिया था। तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था। लौह एवं रक्त की नीति को यह अपनाता था। लौह और रक्त की नीति। आयरन ब्लड पॉलिसी क्या कहलाती है? आयरन ब्लड पॉलिसी, मेरे खिलाफ कोई गया तो मैं उसका तलवार से धार कर दूंगा, धार कर दूंगा, मार डालूंगा। ठीक, इसलिए इसके खिलाफ लोग मुंह उठाने की थोड़ी कमी कोशिश करते थे। इसके बाद इसका अंतिम शासक हुआ शमशुद्दीन कैमूर्स। शमशुद्दीन कैमूर्स उर्फ कैकुबाद। ठीक है, ये देखिए अंतिम शासक हुआ शमशुद्दीन कैमूर्स या फिर कैकुबाद, जो कि इसका बलबन का पोता हुआ करता था। शमशुद्दीन कैमूर्स की हत्या उन्हीं के आरिज मुमालिक यानी कि युद्ध मंत्री के द्वारा कर दी गई, जिसका नाम था क्या? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश की नींव रखी जा रही है। ठीक, खिलजी वंश, गुलाम वंश को समाप्त करके इसकी नींव रखी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी इसका शासक था, जिसने अपना जो मतलब कहना चाहिए गद्दी पर जब वो बैठा तो उस समय राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? किलोखरी। यह आपको याद रखना है। इनकी कैपिटल क्या थी? किलोखरी। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी हत्या करता है और फिर शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य नाम क्या थे? अली या गुरशास। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी शासक भी हुआ करता था। वह गुणों से युक्त था। नगद वेतन देने की प्रथा, ठीक है, जागीर की जगह पे नगद वेतन देने की प्रथा, हुलिया प्रथा लिखवाना कि कोई व्यक्ति जो भी पद पे है उसका हुलिया लिखा जाए, घोड़े दागने की व्यवस्था कि घोड़े चोरी ना हो जाए, हमारे घोड़ों को दागने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, उसके साथ साथ मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो उसने बहुत ही तरीके से लागू की थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ऐसा कहा जाता है कि जो भी हिसाब किताब वित्त विभाग का होता था वह उसकी ही नजर से बाहर नहीं होता था। सारे वित्त विभाग को वह खुद ही तैयार करता था। ठीक है, उसके शासनकाल में मुख्यतः 3 प्रकार के कर होते थे, जिसके अंतर्गत एक था चराई कर, दूसरा होता था गढ़ी कर और तीसरा होता था खराज। खराज यानी कि होता था भू राजस्व का कर। कृषि वहां की महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती थी। कुल उपज का 1/2 भाग अर्थात 50% कर ले लिया जाता था खराज के अंतर्गत। उसके बाद क्या आता था? चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं के ऊपर। और तीसरा होता था गढ़ी कर। गढ़ी कर झोपड़ियों तथा पक्के मकानों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त लूट का धन जो होता था, लूट का धन या गड़ा धन, इस पर भी ये अपना अधिकार करते थे, जो कि अपने कुल लूट का 3/4 भाग ये ग्रहण करते थे। अन्य निर्माण की अगर मैं बात करूं, इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से निर्माण करवाए थे?
इनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण थे जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, जिसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न माना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इस्लामिक वास्तुकला का रत्न माना जाता है। ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और क्या याद रखनी है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हैं, जैसे कि क्या, इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से विभागों की स्थापना करवाई थी। मैंने आपको जैसा बताया कि इसने वित्त विभाग को अपने अधीन ले रखा था। वेट अ मिनट, वित्त विभाग को अपने अधीन ले रखा था, जिसको कहा जाता था दीवान ए मुश्तक राज। दीवान ए मुश्तक राज इसको अब कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उसने संपूर्ण जो कि क्षेत्र था इसने अपने अधीन कर रखा था, उसमें एक ही प्रकार की वित्त व्यवस्था करता था। इसके अतिरिक्त दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत की भी इसने स्थापना की थी, जो कि मुख्यतः व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। आपकी जानकारी के लिए ये एक नाम टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, दीवान ए रियासत। समझा रही हूं आपकी समझ विकसित करने के लिए। शहना ए मंडी और सराय ए अदल, ये दो विभाग होते थे। शहना ए मंडी, शहना ए मंडी मुख्यतः क्या होता था, यहाँ पर कच्चा माल बिक्री के लिए आता था। कच्चे माल के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका खाद्यान्न आता है, ठीक है, और क्या आता है, आपके तेल सामग्रियां आती हैं, ठीक है, और क्या आता है, आपकी खाद्यान्न हो गया, तेल सामग्री, कपड़े बनने के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल्स आपकी नजर में आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। रुई आती थी, सब कुछ आता था। और सराय ए अदल क्या होता है, सराय ए अदल, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत बनी हुई चीजें, फिर चाहे वह वस्त्र हो, फिर चाहे वह शक्कर हो, दीपक का तेल हो, घी हो, जड़ी बूटियां हो, सब कुछ इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, आप ये देखेंगे कि इसकी आर्थिक जानकारी जो थी, अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से प्राप्त होती है। तारीख ए फिरोज शाही है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की पुस्तक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल, जिसको लिखा है किसने, जियाउद्दीन वर्नी ने, उससे प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको और क्या इनकी चीजों को याद रखना है। इनके लिए आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट इनकी टर्मिनोलॉजी। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। मुहतसिब, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आप देखते हो, मुहतसिब अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ होता है सेंसर। नाजीर, नाप तौल अधिकारी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। आप इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है खिलजी डायनेस्टी, तो मैं यहीं पे इसको समाप्त करना चाहूंगी। हालांकि वीडियो की स्क्रीन स्लाइड्स यहाँ पे ओवर होती हैं, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आप मुबारक खिलजी का शासन देखते हैं। मुबारक खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको नग्न जो थे, नग्न कहते हैं कि यह अपने दरबार में घूमा करता था। कालांतर में इसका ही मंत्री, इसका वजीर जो होता है, इसकी हत्या कर देता है, जिसका नाम होता है खुसरो खां, जो कि खिलजी डायनेस्टी के ही शासन के नाम से शासन करता है। इसको लास्ट रूलर माना जाता है। खुसरो खां की हत्या कर देता है कौन, घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, और जो कि तुगलक डायनेस्टी की नींव रखता है। इतना आपको जानना था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे, तो बने रहिए करंट मुद्दे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।